हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये हैं आपस में भाई भाई, और इन्होंने बनाया आदिवासी मूलवासी के बीच में धर्म का जबरदस्त खाई, और कर रहे हैं जल जंगल जमीन के साथ साथ बेटी लूटी की जबरदस्त लुटाई। साथ ही मैं नंदलाल कुम्हार टाना आज आपके बीच में आया हूं एक विशेष जमीन की लुटाई पर चर्चा करने के लिए। आप आगे इस वीडियो को देखिए कि किस तरह से ज़मीन की लुटाई हो रही है और ज़मीन की लुटाई को बचाने के लिए कितने परिश्रम और कितने लोग इकट्ठित हुए हैं। हो रहा है यहाँ आदिवासियों की या फिर यहाँ के मूलवासियों की जमीन बचाने के लिए यहाँ पर CNT एक्ट बनाए गए हैं, SPT एक्ट बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ रक्षा कहाँ हो रही है? यहाँ सरकारी अधिकारी ही इस सब में संलिप्त है। और आज जिस जमीन पे हम लोग आए हैं ये सुक्रा लोहार, जोधन लोहार, मनबोधन लोहार, इन लोगों की जमीन है। इसमें कुछ मुंडा परिवार का भी जमीन है जिसको बिहार सरकार के समय भूमि सुधार अधिनियम के तहत भूदान में इनको दिया गया है, क्योंकि इनके जो पूर्वज थे वो बहुत गरीब अवस्था में यहाँ पर रह रहे थे, तो उनको जोत कोड़ के लिए ये जमीन दिया गया है, जिसके कागजात भी है ना, इसके कागजात भी है। और इसमें साफ लिखा हुआ है कि ये जमीन परिवार के पालन पोषण हेतु बंदोबस्त किया जाता है। दूसरी बात है कि उक्त भूमि विरासत योग्य तो होगी, विरासत में रहेगा, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी इनके पास ही रहेगा, किंतु अंतरणीय नहीं होगा, मतलब ये हस्तांतरित नहीं होगा, यानी बिक्री नहीं होगा। बावजूद इसके परिवार के लोग बेचे नहीं है जमीन, लेकिन यहाँ पर एक जो मुस्लिम परिवार है, डोंडा के निवासी है कासमी अंसारी, उन्होंने इस जमीन को कब्जा करके बाउंड्री वाल करके बड़ा गेट लगा करके इनको जब ये रोकने आते थे इनको धमकी दिया जाता था। आपका सुतियामे के ही कोई महतो जी हैं, उन्होंने यहाँ पर देखिए कई जगह बाउंड्री किया हुआ है। तो मिलजुल कर ये लोग जितने भूमाफिया हैं, ये लोग यहाँ पर इनका गरीबी का फायदा उठा के, इनका मजबूरी का फायदा उठा के इनकी जमीन पर अवैध कब्जा किए है ना। कागज की हमने जांच पड़ताल की, अंचल अधिकारियों से भी हम लोगों ने पेपर निकलवाया। अंचल का भी रिपोर्ट है कि ये जमीन इनकी है और भूदान के माध्यम से इनको बंदोबस्त किया गया सरकार के द्वारा। और उतने लंबे समय तक ये लोग इसमें जोत कोड़ कर रहे थे, दखल कब्जा था, लेकिन इधर कुछ एक आध साल से इन लोगों को भूमाफिया इतने परेशान कर रहे हैं कि गरीबी का फायदा उठाकर कब्जा कर लिए हैं। तो अब भारत आदिवासी पार्टी और अन्य जितने भी सामाजिक संगठन जो आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, चाहे वो आदिवासी जन परिषद हो, प्रार्थना सभा हो, या फिर और भी दूसरी संस्थाओं के लोग जो आए हुए हैं, सारे लोग अब एकजुट होकर इस जमीन को बचाने का निर्णय लिए हैं। हमने प्रशासन को भी लिखा, DC को भी लिखा, SSP को भी लिखा, थाना को भी लिखा हुआ है। सबको सूचना है कि जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा है, उसके बावजूद इसे रोकने का कभी प्रयास नहीं किया गया। तो क्या आदिवासी केवल कोर्ट कचहरी के ही चक्कर काटते रहेंगे? तो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने से अच्छा है कि समाज अपनी जमीनों का निर्णय खुद ले। ऐसे भी 5वीं अनुसूची में या फिर संविधान में ये लिखा हुआ है कि आदिवासी की जमीन कोई भी गैर आदिवासी नहीं ले सकता है, और आदिवासी भी अगर किसी को बेचते हैं तो बिना DC परमिशन का वो ले नहीं सकते हैं। तो फिर ये जमीन कैसे यहाँ पर हस्तांतरित हो रहा है, या फिर कैसे यहाँ पर अवैध कब्जा हो रहा है, ये सवाल है। और ये सवाल देखिए, पहले BJP की सरकार थी तभी ये सवाल था, आज JNM की सरकार है, कांग्रेस की गठबंधन सरकार है, तभी ये सवाल लगातार बना हुआ है। और इस पर किसी भी तरह का सरकार के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। आदिवासियों की जमीनों को बचाने का किसी तरह का सरकार के द्वारा प्रयास नहीं किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। ये अनुदान जमीन है। हाँ, हम लोग छोटा छोटा थे इस समय, हम लोग रोपा हाँ सब रोपते थे। अच्छा। मेरा भाभी को बोलता है कि कागज पत्र दिखाइए, कागज पत्र। अनुदान वाला वो कागज पत्र का देता है का होगा, दिखाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे तो हम देखा कि पेपर है अनुदान में दिया हुआ। मेरा बड़ा पापा का जमीन है। अच्छा, आपके बड़ा पापा का जमीन है? हाँ। तो यहाँ पर जैसे आप लोग आते थे, क्या बोलता था वो लोग? समय आते थे, उसमें बाउंड्री नहीं था, रोपा भी रोपते थे हम लोग आकर। अच्छा, रोपा भी रोपते थे? हाँ। बाद में मेरा भाभी को उल्टा पुल्टा मार पीट कर धमकी करके और बाउंड्री कर लिया है। सर यहाँ पे आज हम लोग आए, मेरा ससुर के नाम से ये जमीन है और इसमें दलाल लोग जबरन यहाँ पे कब्जा किया है। तो मैं यही कहना चाहूंगी ना कि प्रशासन जो है इसमें बहुत लापरवाही का काम किए हैं। हम प्रशासन को भी अवगत कराए। कहाँ आवेदन दिए? सर सबसे पहली बात हम SDO में किए थे, लेकिन SDO से नोटिस आया, उसके बावजूद भी
पिठोरिया थाना रिपोर्ट नहीं भेजी। उसका अभी भी प्रूफ है, वहाँ पे लिखा जा रहा था कि नहीं सो आपका रिपोर्ट नहीं आया है। इस चलते वहाँ 144 लागू हम नहीं कर सकते हैं। बल्कि हम SDO साहब से भी मिले थे जो उत्तर सभी है, तो उनसे भी मिले थे कि सर इस तरह का बात है, आप अगर नहीं लागू करिएगा तो वहाँ पे पूरा मेरा भूमि में चारदीवारी हो ही जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जब तक वहाँ से रिपोर्ट नहीं आएगा थाना से तब तक मैं कोई कार्रवाई नहीं कर सकता हूँ। अब इसमें पता नहीं थाना का मिलीभगत था या फिर कुछ और था, हमको नहीं पता सर, लेकिन रिपोर्ट यहाँ से नहीं जाने लगा। तो कौन कौन लोग यहाँ पर कब्जा कर रहे हैं? अमित महतो है और हाशमी। वो अमित में तो कहाँ का? पिठोरिया का ही है। और वो हाशमी कहाँ का? सर इसका एड्रेस हमको नहीं पता है, बस इसका तो SIT में भी आवेदन दिए थे क्या कुछ कहीं? तो SIT में हम तो दिए हुए हैं सर, लेकिन इसमें हमको बयान भी हो गया है और उन्होंने भी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और देख भी लिए कि उसने तैयार किया है। और किधर किधर जमीन है सर ये अभी मेरा ही में है। सर ये है, लीजिए भी लीजिए, कविता भी यहाँ पे इनको पेपर दीजिए। तो सर ये है, इसमें भी उस समय भी हम मना किए थे और वो 2019 में भी हमने वहाँ पे थाना में FIR करवाया था। उस समय रघुवर जी थे, उस समय तो कार्रवाई हुआ और उस समय बंद भी हो गया, और लेकिन अभी जो है अभी कहीं पे कोई कार्रवाई नहीं है। तो लगान रसीद आप लोगों का कट रहा था? सर लगान रसीद के लिए भी हमने बहुत बार CO को दिए हुए हैं, उसके बावजूद भी CO सर सिकनी का के, जबकि ये जमीन सरकारी वाला है, लेकिन सिकनी का ही लगा के और हमको बहुत परेशान किया। हम 7 साल से लौट रहे हैं ब्लॉक से, लेकिन अभी तक से उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। साहब बोल देता है कि सिकनी है, जबकि सुधार के लिए अपर समाहर्ता तक गया है पेपर, RC साहब के यहाँ भी गया है। RC साहब का ऑर्डर के बावजूद भी सुधार नहीं हुआ, मेरा सिकनी चढ़ा हुआ है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश सदस्य प्रेमशाही मुंडा। क्या दादा क्या कहेंगे, इस भूयरी पहने की तो जमीन हमने देखा कि आप बचाते हुए देख रहे थे, अब तो भूदान की जमीन को इस तरीके से बिक्री हो जा रही है, क्या चल रहा है ये देखिए हैरत की बात है कि हम लोग आदिवासी मूलवासी की बात करते हैं और देख रहे हैं, जब हम लोग एक सुतियाबेगढ़ कमौजा में आए पिठोरिया और कांके अंचल के थाना के अंतर्गत, तो हमने देखा कि यहाँ पर भूदान की जमीन जो खरीद बिक्री नहीं किया जा सकता है, बल्कि जो भूदान में दी गई वो व्यक्ति भी खरीद बिक्री नहीं कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कि यहाँ गैर आदिवासी लोग, कोई हाशमी अंसारी ढूंढा का रहने वाला कब्जा कर रहा है, बगल में कोई अमित महतो के नाम पर कर रहा है, उसके बगल में कोई क्या बोलते हैं और कोई साहू जी कर रहा है। इसका कहीं ना कहीं हमें लगता है कि भूमाफिया को अब डर नहीं है। जहां जहां आदिवासी गरीब मजबूर को देखते हैं वहां पर जमीन को कब्जा करने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। मैं यही मांग करना चाहता हूं सरकार से कि जहां जहां जमीन के मसले आता है अविलंब हस्तक्षेप कर दखल दहानी दिलाने का काम करें, अन्यथा भारत आदिवासी पार्टी आदिवासी संगठन पूरे जन आंदोलन तेज करेगी। और देखिए ये जमीन पर कैसे कब्जा कर रहा है भाई बताइए, जब ये जमीन भूदान से दी गई जमीन को कोई खरीद नहीं सकता है, बिक्री नहीं कर सकता है, तो ये बहुत बड़ा हमें लगता है कि कहीं न कहीं सरकार का जो मैकेनिज्म है, सरकार का जो ये अधिकारी है ना, सब बिके हुए हैं। सरकार बिकी हुई है, यहाँ के अधिकारी बिके हुए हैं। इसके लिए समाज को एक होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। बिरसा आंदोलन देखा होगा, कोल आंदोलन देखा होगा, सरदार आंदोलन देखा होगा, सभी ने जो हथियार के बल पर अपने जमीन के हमारे पुरखा लोग बचाया। अभी एक और आंदोलन, कोल आंदोलन के तर्ज पर हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है और भारत आदिवासी पार्टी के पास जहां जहां आवेदन आएगा जमीन बचाने का काम करेगा। पर तमाम जो पुरखों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर अपना बलिदान देकर जो कानून 1833 से लेके 1935 तक जो कानून बनवाया, क्या वो बेकार के बनवाए थे? क्या पुरखों ने सिर्फ CNT और SPT एक्ट बनवाया? क्या पुरखों ने 5वें अनुसूची बनाने के लिए पारंपरिक ग्राम सभा में शक्ति के लिए कानून नहीं बनवाया? लेकिन आप पढ़े लिखे लोग, आपको दूध भी चाहिए और दारू भी चाहिए। कहने का मतलब है आपको पद में रहना चाहिए और आपकी जमीन भी चाहिए। आपने विदेशी शासन व्यवस्था को स्वीकार क्यों किया? जब 5वें अनुसूचित क्षेत्र में किसी भी तरह का चुनाव नहीं है, यानी भारत सरकार का चुनाव आयोग का 0% रोल है, यानी भारत
के चुनाव आयोग का किसी भी एंगल से यहाँ 5वीं अनुसूची क्षेत्र में चुनाव कराना गैर कानूनी है। 5वीं अनुसूची में विद्यमान विधि से, रूढ़ी प्रथा से जिस तरह से पाहान का, बैगा का चयन होता है, उसी तरीके से सभी पदों का चयन होना है। तो फिर आप लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने क्यों चुनाव लड़ा, क्यों चुनाव लड़ते हो? दूसरी बात, जब 5वीं अनुसूची क्षेत्र में कार्यपालिका शक्ति का विस्तारीकरण ही नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं होना है, मुख्यमंत्री मंत्रालय नहीं होना है, उपायुक्त का नहीं होना है, उपायुक्त कार्यालय नहीं होना है, ब्लॉक नहीं होना है, बीडीओ नहीं होना है, तो फिर आप लोगों ने ये नौकरियां प्रारंभ करना क्यों शुरू किया? क्या आप संविधान नहीं जानते थे? ठीक है, आप संविधान नहीं जानते थे, अब तो जान रहे हो, अब तो आपको आना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। 5वीं अनुसूची क्षेत्र में किसी भी खनन कार्य करने का, किसी भी कंपनी को चलने और चलाने का, किसी भी एनजीओ और संस्था बनाने का या चलाने का कोई अधिकार ही नहीं है। फिर आप कंपनी बना के, एनजीओ बना के, राजनीतिक दल बना के आप कैसे झारखंड के आदिवासी मूलवासियों को हजारों समस्या से निपटारा दिला सकते हो? पढ़े लिखे लोगों के द्वारा जब गुलामी स्वीकार की गई, तो पढ़े लिखे लोग के द्वारा आजादी की लड़ाई के लिए भी आगे आना चाहिए। तो झारखंड के आदिवासी मूलवासी को गलत दिशा में सभी जाति और धर्म के अगुआ लोग कर रहे हैं, ये कब तक चलेगा? तो साथ ही आप लोगों ने वीडियो को देखा होगा कि किस तरह से भारत आदिवासी पार्टी के लोग जमीन को एक्वायर कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं। लेकिन क्या ये संभव है कि पूरे झारखंड के ज़मीन को वापस लिया जाए? क्या ये संभव है कि प्रत्येक प्रखंड के, प्रत्येक जिला के सभी ज़मीनों को वापसी कराया जाए? क्या भारत आदिवासी पार्टी के अलावा झारखंड में कोई भी राजनीतिक दल नहीं है? क्या भारत आदिवासी पार्टी जेल कैंप जयराम महतो की पार्टी के अलावा जल जंगल ज़मीन पर बात करने वाला कोई भी राजनीतिक दल नहीं है? या फिर इनके प्रयास से किस तरह से सभी ज़मीन को वापस कराया जा सकता है? क्या भारत आदिवासी पार्टी या जेल कैंप पार्टी भुइंहरी ज़मीन में पल्स हॉस्पिटल आईएएस पूजा सिंघल के द्वारा बनाया गया हॉस्पिटल को वापस किया जा सकता है? झारखंड के मूलवासियों को बैंक से लोन नहीं मिलती है किसी भी ज़मीन में किसी भी मकान बनाने के लिए, लेकिन भुइंहरी ज़मीन पल्स हॉस्पिटल के नाम पर HDFC बैंक रांची ने 20 करोड़ रुपया का लोन पूजा सिंघल को देता है और फिर उसमें पल्स हॉस्पिटल बनते हैं। क्या पल्स हॉस्पिटल का मुद्दा गौन हो जाएगा या फिर उस ज़मीन को, भुइंहरी ज़मीन को वापसी कराया जाएगा? मैं कई बिंदुओं के साथ आज आपके पास आया हूं और गहरी चिंतन मंथन के साथ आया हूं। साथ ही मैंने हेडलाइंस में ही कहा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई, और इन्होंने धर्म की आदिवासी मूलवासियों के बीच में बनाया ज़बरदस्त खाई और कर रहे हैं जल जंगल ज़मीन के साथ साथ आदिवासी मूलवासियों की बेटी रोटी की ज़बरदस्त लुटाई। तो अभी क्या झारखंड के लोग ये जो लूटने की परंपरा है या फिर बेटी लुटाई की जो बात है या ज़मीन लुटाई की जो घटना है या यहाँ पर सैकड़ों मर्डर, हत्या होने की जो घटना है, क्या झारखंड के कोई भी सरकार, चाहे इंडिया गठबंधन की सरकार हो या फिर इंडिया गठबंधन की सरकार हो, क्या किसी के शासनकाल में यहाँ के बेटी रोटी, यहाँ के जल जंगल ज़मीन क्या सुरक्षित हैं? तो फिर नहीं है। तो फिर क्यों लोगों के मन में कान खोल कर नहीं सुनना चाहिए या क्यों लोगों को नहीं जानना चाहिए कि किस तरह से सरकार गैर कानूनी तरीके से शासन कर रही है? तो सवाल उठता है कि क्या उरांव जाति के लोगों को, जतरा उरांव जो जतरा टाना भगत है, उनके ऊपर क्यों विश्वास नहीं है? क्यों लगता है जतरा उरांव, जतरा टाना भगत बुड़बक थे? क्यों लगता है कि वे आज़ादी की लड़ाई अपनी बेवकूफ़ी में लड़े? उरांव जाति के लोगों को क्यों लगता है कि वीर बुधू भगत और जतरा उरांव बुड़बक उरांव जाति के थे, अनपढ़ थे, इसीलिए उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़ी?
साथ ही क्यों बिरसा मुंडा बुड़बक थे ऐसा मुंडा जाति के लोगों को लगता है? क्यों मादरा मुंडा बुड़बक थे ऐसा मुंडा जातियों को लगता है? क्या वे अनपढ़ थे इसलिए बुड़बक थे, या फिर उन्होंने क्यों अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी? इस बात को अभी पढ़े लिखे जो मुंडा जाति के लोग हैं इनको क्यों लगता है कि हम जो सरकार के साथ चल फिर रहे हैं ये हमारा? क्या अगर ऐसा ही सोच अंग्रेजों के साथ अगर सोचे होते बिरसा मुंडा, तो क्या आज ये झारखंड में जो अधिकार है जल जंगल जमीन की जो अधिकार है, जो CNT-SPT एक्ट बना, जो 5वीं अनुसूची परंपरागत ग्राम सभा जो मादरा मुंडा की व्यवस्था जिसे हम कहते हैं समझते हैं, क्या वो 13(3) का क के तहत उसके अंदर में जो अधिकार है क्या वो मिलता? 5वीं अनुसूची क्षेत्र क्या लागू होते? तो फिर क्यों और किस दिशा में हमारे लोग जा रहे हैं? क्यों लगता है नानहू तेली बुड़बक था तेली जाति के लोगों को? क्यों लगता है माधु कुम्हार बुड़बक था कुम्हार जाति के लोगों को? ऐसे कई जाति के नीलांबर पीतांबर के वंशज को क्यों लगता है कि नीलांबर पीतांबर बुड़बक थे? सिद्धू कान्हू के वंशज को क्यों लगता था सिद्धू कान्हू बुड़बक थे? चांद भैरव के वंशज को क्यों लगता है कि चांद भैरव बुड़बक थे? सिंगी दई के वंशज को क्यों लगता है सिंगी दई बुड़बक थे? ऐसे छोटा नागपुर के धरती में हजारों क्रांति वीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ा और यही धर्म के खिलाफ लड़ा, यही जमीन के खिलाफ लड़ा, यही अतिक्रमण के खिलाफ लड़ा, इसी शोषण के खिलाफ लड़ा। अब उनके ही वंशज क्यों ऐसे गुलामी को स्वीकार कर लिए और कब तक स्वीकार करेंगे? क्या भारत आदिवासी पार्टी जिस तरीके से जमीन को बचाने की कोशिश कर रहा है ये सक्सेसफुल रहेगा? क्या भारत आदिवासी पार्टी जब की सरकार जब बन जाएगी तब ये जमीन बचाए जाएंगे? क्या जयराम महतो और भारत आदिवासी पार्टी के लोग जब शासन करेंगे तभी ये जमीन बचेगा, तभी झारखंड के लोगों को रोजगार मिलेगा, तभी झारखंड के लोगों को हक अधिकार मिलेगा? साथ ही ये गलती झारखंड के लोगों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए और आंदोलन करने के लिए सक्रिय होना चाहिए। साथ ही मैं एक बात आपको बता दे रहा हूं कि जिस तर्ज पर भारत आदिवासी पार्टी या जेल कैंप जयराम महतो की पार्टी ने जो झारखंड में तहलका मचाए हुए है, क्या इनकी ताकत, इनकी जवानी, इनका एनर्जी हमेशा बरकरार रहेंगे? क्या इनके ऊपर में कई पूंजीपतियों का षड्यंत्र नहीं चलेगा? क्या झारखंड के करोड़ों जनता को इन दोनों पार्टियों को अकेले लड़ने के लिए छोड़ देना चाहिए या फिर उनको साथ देना चाहिए? या साथ भी दिया जाए तो किस दिशा में साथ दिया जाए? यानी एक शक्ति का जो जरूरत पड़ेगा, करोड़ों लोगों को आंदोलन के लिए जब आना पड़ेगा तो क्या फिर ऐसे राजनीतिक दल के जरिए लोग एकत्रित हो पाएंगे? कई सवाल उठता है। हमें लगता है कि इस पर आपको विचार करना चाहिए। क्यों लगता है उरांव, मुंडा हो, संस्थाली और जितने भी जनजाति संगठन हैं, जितने भी आदिवासी मूलवासी के संगठन हैं, इन्हें क्यों लगता है ये सरकार हमारा अधिकार देने के लिए आई है? क्यों लगता है, किस उद्देश्य से और किस उदाहरण से इन्हें लगता है कि ये हमारे लिए, हमारे हित में काम करेगी? आज़ादी के 75 वर्षों से कभी पक्ष बन के, कभी विपक्ष बन के, कभी इंडिया गठबंधन, कभी इंडिया गठबंधन के लोगों ने शासन और सत्ता किया, लेकिन झारखंड के जनता का जल जंगल जमीन का अधिकार से वंचित रखा। आज झारखंड के जल जंगल जमीन में इन्होंने जिस तरह से कब्जा किया है उससे कहीं बढ़ के धर्म के नाम पर इन्होंने एक दूसरे को लड़ाने का भी काम कर रहा है। तो आज आदिवासी मूलवासी को सजग क्यों नहीं होना चाहिए? आखिर कब तक आदिवासी मूलवासी मूर्ख दर्शक बन के रहेगा? आखिर कब तक बुड़बक बन के रहेगा? आखिर पढ़ लिख के लोग क्यों संविधान की ओर नहीं जाना चाहते? क्यों हक अधिकार की ओर जाना नहीं चाहते? क्यों पढ़ाई लिखाई के बाद सिर्फ इन्हें नौकरी करना पसंद आता? क्यों कृषि कार्य पर इनका मन नहीं लगता? क्या किसानों के लिए MSP गारंटी कानून की जबरदस्त मांग नहीं होना चाहिए? क्या झारखंड में जितने भी जमीन पे टोल टैक्स बने हैं उसका जो अवैध लुटाई जो किया जा रहा है उस पर रोक नहीं लगना चाहिए? क्या झारखंड में जितने भी बाहर के राज्य के लोग नौकरी कर रहे हैं इनको खदेड़ के बाहर नहीं निकालना चाहिए? क्या झारखंड में जितने भी उद्योग चल रहे हैं उस पर जांच के साथ उस पर कार्रवाई नहीं करना चाहिए? क्या सभी ने भूमि अधिग्रहण और कई कानून को ताक में नहीं रखा?
कई बिंदु, आखिर एक राजनीतिक दल या दो राजनीतिक दल या एक दो सामाजिक संगठन पूरे झारखंड को हजारों समस्या से कैसे निपटा सकते हैं? तो फिर पारंपरिक ग्राम सभा जो मदरा मुंडा की व्यवस्था जिसे लोग कहते हैं, क्या उस ओर 13(3) क के अधिकार के साथ क्या लोगों को गांव में नहीं आना चाहिए? और आना चाहिए तो क्या इसका तर्क वितर्क, इसका रूपरेखा नहीं बनना चाहिए? और बनना चाहिए तो कैसे बनेगा और कब बनेगा? कौन नेतृत्व करेगा झारखंड को? किस दिशा में झारखंड जा रहा है और कब तक गलत दिशा में जाएगा? इसका जवाब पढ़े लिखे लोगों से नहीं खोजना चाहिए। लोग चुनावों के समय में कई पार्टियों से टिकट लेने के लिए ताक झांक करते रहते हैं और टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय भी लड़ते हैं, कभी दलीय लड़ते हैं। लड़ने के बाद ये बरसाती मेंढक की तरह बरसात में एक बार टाएं 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 करते हैं और बरसात के बाद चुप हो जाते हैं। ऐसे लोगों की पहचान नहीं करना चाहिए। और पहचान करेंगे तो कैसे करेंगे, कब करेंगे, किस लिए करेंगे? सारे सवाल का जवाब पढ़े लिखे लोगों को नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो समाज के लोगों को एकजुट नहीं होना चाहिए। तो जो स्थिति है झारखंड में, जल की लूट, जमीन की लूट, जंगल की लूट, बेटी और रोटी की लूट, हक और अधिकार की लूट, तो क्या किसी राजनीतिक पार्टी बनने से ही ये लूट को समाप्त किया जा सकता है, या फिर सरकार में आने के बाद ही समाप्त किया जा सकता है, या फिर कोई विकल्प नहीं है? तो ऐसे परिस्थिति में हम तो कह सकते हैं कि अंग्रेजों के साथ जो पुरखे थे, क्या वो बुड़बक थे? हम मानते हैं साथी कि ये लोग अनपढ़ होते हुए महाज्ञानी थे। तो क्या उनके जैसे, उनके वंशज, उनके खून के अंदर में आज क्यों ऐसा नहीं आ रहा है, या फिर क्यों उस दिशा पे लोग आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं? तो आज का ये कार्यक्रम आपको जैसा भी लगा हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। साथ ही आपको अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, चूँकि हम चाहते हैं कि झारखंड में बहुत जल्द शासन, प्रशासन और नियंत्रण आदिवासी मूलवासियों के हाथ में हो, और गांव में हजारों शक्तियां जो है, गांव में जो अधिकार है, वो परंपरागत जो ग्राम सभा है उसमें सारे अधिकार मिले, और हजारों समस्या का समाधान हम परंपरागत ग्राम सभा से करेंगे। इस दिशा में हम आगे बढ़ने के लिए आपसे अनुरोध करते हैं। आज का कार्यक्रम इतना ही। जोहार, नमस्कार, धन्यवाद।